सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हमारा विषय है बने रहने के वास्ते वादों के रास्ते। संदर्भ छत्तीसगढ़ की सियासत को लेकर है। छत्तीसगढ़ में चुनाव अब धीरे धीरे उफान पर आ रहा है। यूं तो चुनाव पहले उफान पर आ जाना चाहिए था, पर इस बार चुनाव उस तरीके से उफान पर नहीं आया जैसा पहले आया करता था। पर अब जब 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, 17 को दूसरे चरण का होना है, तो चुनाव को उठना ही था। अब इस उठने के क्रम में एक दिलचस्प स्थिति है। दिलचस्प स्थिति है कि देश के 2 बड़े राजनीतिक दल, यहाँ के मुख्य राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब जब पहले चरण के मतदान में बमुश्किल 7 दिन शेष बचे हैं, तब भी दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का अता पता नहीं है। अमूमन माना यह जाता है कि चुनाव के अंतर्गत बड़ा महत्वपूर्ण रोल चुनावी घोषणा पत्र का रहता है, जिसके माध्यम से मतदाता अपना मन बनाता है और राजनेता प्रत्याशी उन घोषणा पत्र के आधार पर ही अपने लिए जमीन तैयार करते हैं। और 2018 के संदर्भ में तो यह माना ही जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो क्रांतिकारी बदलाव हुआ और एक तरफा जीत कांग्रेस के हिस्से में आई थी, उसकी वजह जन घोषणा पत्र ही था। पर इस बार घोषणा पत्र का अता पता नहीं है, पर इनके बीच में कांग्रेस की तरफ से लगातार घोषणाओं का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी, भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी जब जब चुनावी सभाओं में जा रहे हैं, कोई ना कोई घोषणा इस तरीके से कर रहे हैं कि वह सुर्खियां बन रही है। भूपेश बघेल को हमने पिछले लंबे समय से एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पर देखा है और समझ में यह आ रहा है कि एक दिन घोषणा पत्र जारी करके केवल एक दिन अखबारों में और चैनलों में दिखने के स्थान पर अगर टुकड़ों टुकड़ों में किस्त किस्त में अगर अपनी घोषणाओं को किया जाए तो ज्यादा बेहतर माइलेज मिल सकता है। शायद कांग्रेस इसी रणनीति पर काम कर रही है, सत्ता में है और सत्ता में बने रहना चाहती है। तो इसी क्रम में जब राहुल गांधी अभी आए तो उन्होंने केजी से लेकर पीजी तक की संदर्भ में ऐलान कर दिया। जब भूपेश बघेल चरणदास महंत के समर्थन में सभा करने के लिए पहुंचे तो वहां पर उन्होंने कर्ज माफी के संदर्भ में ऐलान कर दिया। और आज जब प्रियंका गांधी खैरागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंची तो उन्होंने भूपेश बघेल की प्रशंसा में तो बहुत कुछ कहा, इसके साथ साथ 8 और नई घोषणाएं उन्होंने कर दी। इन 8 घोषणाओं में महिलाओं को गैस सिलेंडर पर 500 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी डायरेक्ट उनके अकाउंट में देने का ऐलान कर दिया गया। ये भी बताया गया कि ट्रांसपोर्ट वाले जो है उनके तकरीबन 700-800 करोड़ रुपए जो बकाया चल रहे हैं टैक्स के, वो भी माफ कर दिए जाएंगे। आत्मानंद स्कूल के तौर पर सभी स्कूलों का उन्नयन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक लंबी घोषणाओं का सिलसिला है। तो समझने की बात यह है कि इन घोषणाओं से क्या सत्ता में बना रहा जाएगा और क्या ये घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी जो ये इच्छा पाले हुए है कि एक बार फिर सत्ता में आ जाए, उस पर कहीं रुकावट तो नहीं पड़ जाएगी। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत को करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। इससे आपका परिचय करा के बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, उससे पहले प्रियंका गांधी के भाषण का वो अंश देखते हैं जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। राज्य के सभी 6,000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो झड़ी लगी हुई है, क्या है ऐसा जो नहीं दे दिया जाएगा? क्या इसके माध्यम से सत्ता में बना रहा जाएगा? और भाजपा के उस सपने का क्या होगा जिसके तहत सत्ता में फिर आया जाएगा? सवाल गंभीर है। उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं 3 खास मेहमान हमारे साथ में। हमारे साथ राधिका खेड़ा जी हैं,
राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, खासतौर पर छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए इस समय छत्तीसगढ़ प्रवास पर। हमारे साथ रजनीश सिंह जी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इनके बीच में रुद्र अवस्थी हैं तटस्थ राय देने के लिए। शुरुआत रजनीश सिंह जी से ही करते हैं। रजनीश जी, इन घोषणाओं से आपका दिल कितना बैठा जा रहा है? कितना आपको अपने सपनों को टूटता हुआ महसूस हो रहा है? कितना आपको अपनी राह मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है? थोड़ा इसमें रोशनी डालिए ना, क्या हाल है आपका? हिमांशु जी नमस्कार, आप सभी व्यूअर्स को नमस्कार जी। मैं जवाब शुरुआत करता हूं जी। जुलाई 2022 में मेरा एक प्रश्न था जी सरकार से, उसका थोड़ा सा एक लाइन पढ़ देता हूं जी। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा आत्मसात जन घोषणा पत्र 2018 की कौन कौन सी घोषणा पूर्ण हो गई है, कौन कौन सी अपूर्ण है, कब तक पूरी होगी? जी। जवाब थोड़ा देख लीजिए। सरकार द्वारा आत्मसात जन घोषणा पत्र 2018 में पूर्ण घोषणाओं की जानकारी, अपूर्ण घोषणाओं की जानकारी प्रपत्र बी पर दर्ज है, और पूर्ण कब तक होगा समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है, विधानसभा का जवाब है जी। और उसमें अपूर्ण की यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं, इसको देखिएगा, ये सरकार का जवाब है, अपूर्ण काम की जानकारी जी। और इसमें गिनते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जी। ये जवाब है सरकार जी। अपूर्ण का। जी। अब ये 36 वादे जो पूरे किए थे, सरकार मान रही है कि 20 वादा पूरा नहीं किए। जी। 16 में अभी जो पूरा हो उसमें जाऊंगा तो उसमें भी नहीं हुआ। अब वो विषय को नहीं छोड़ के अब ये फिर आ रहे हैं। जी। माननीय राहुल गांधी जी वही गांधी जी थे जिन्होंने कहा था कि हम गंगा जल का कसम खा करके पूर्ण शराबबंदी करेंगे। अब बोलते हैं कि हमने गंगा जल का कसम खाए नहीं है, पूर्ण शराबबंदी बोला ही नहीं था। इन्होंने कहा था, मैं बीच में रोकूंगा, आप बहुत गंभीर किस्म के राजनीतिज्ञ हो, आप ईमानदारी से बताओ, आपने राहुल गांधी को गंगा जल लेकर कसम खाते हुए कब देखा था कि हम शराबबंदी करेंगे? आप हो बड़े गंभीर राजनीतिज्ञ, आपको दिखाना पड़ेगा। जैसा आपने ये दस्तावेज दिखाया ना, राधिका जी के लिए मुश्किल कर दिया आपने मामला कि देखो ये 20 है, सरकार ने जवाब दिया है। तो आपसे मैं इसलिए पूछ ले रहा हूं कि गलत बयानी ना हो जाए। आप कायम हो इस बात पे कि राहुल गांधी ने गंगा जल लिया था, कसम खाई थी, शराबबंदी का संकल्प दिया था? रजनीश जी। हिमांशु जी, दो तत्कालीन उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता थे आरपी सिंह जी, वो सामने में बैठ के माननीय अभी आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री और तमाम कांग्रेस नेता थे जी। और बाद में उसी बात को राहुल गांधी जी ने एक जनसभा में दोहराया था जी। तो उसको माना जाए कि नहीं माना जाए? इन्होंने कहा था 4 सिलेंडर फ्री देंगे जी, अभी बोल रहे हैं कि 500 सब्सिडी देंगे। जनता मानेगी इसको? महतारी सम्मान योजना कहाँ है? अभी फिर उसी को जोड़ दिए। हमारे टीएस बाबा हमको सपना दिखाते रहे 5 साल कि एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम आएगा, 5 लाख नहीं उसमें 25 लाख देंगे। 5 साल से छत्तीसगढ़ की जनता तलाश रही है और माताओं बहनों की चिंता करने वाली आदरणीय प्रियंका गांधी जी अनुसूचित जनजाति के महिला और बच्चों के साथ अत्याचार, हत्या और दुष्कर्म के मामले में 36 राज्यों में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। अब रजनी जी, मैं बीच में रोकता हूं आपको। देखो ऐसा है, अतीत का अनुभव आपके साथ है। 2018 में जन घोषणा पत्र ने किस प्रकार का खेल किया उसके तो आप भुक्तभोगी हैं। तो आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि लोग आपके घोषणा पत्र का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। घोषणा पत्र तो दूर, अभी तक आप एक घोषणा भी नहीं कर पाए। कांग्रेस किश्तों में लगातार झड़ी लगाए हुए है। मामला कठिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना तो सवाल है। फिर मैं राधिका जी के पास चलता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तो सीधे सवाल पर आते हैं ना, मुझे कोई राजनेता हो, मुश्किल को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? राजनीति सीधे सीधे बताओ। नहीं देखिए हिमांशु जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, इतना सब जानते हैं जी। ये टुकड़े टुकड़े में करने के पीछे क्या हेतु है जान रहे हैं जी। ये इतना बड़ा पुस्तक छाप के दे दिए थे जी और जनता ने इसमें अब अविश्वास करना नहीं है जी। तो एक टुकड़े टुकड़े में अब ये कर रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की जी, उसमें हमारे घोषणा पत्र समिति बना हुआ है और आने वाले समय में वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उसको निश्चित रूप से किया जाएगा। और हम क्या क्या करना चाहते हैं
चाहे 3 में हो, 8 में हो, 18 में हो, हमने जो कहा किया, और अभी भी जो हम करेंगे वो छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार करेगी। एक सवाल और कर ले, तो आपका घोषणा पत्र 7 नवंबर से पहले आएगा, 17 नवंबर से पहले आएगा, या 17 नवंबर के बाद आएगा? रजनी जी, क्या इंतजार बहुत लंबा हो गया ना, तो सोचा पूछ लूं आपसे। नहीं, डेट तो वरिष्ठ नेता लोग उसको तैयारी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको सबको बता के उसको घोषित किया जाएगा। हम जो घोषणा करेंगे, जो करने लायक घोषणा रहेगा उसी को करेंगे। तो मैं आता हूं राधिका जी आपके पास में। भाई, आप घोषणाओं के संदर्भ में बिल्कुल झड़ी लगाए हुए हैं, पर एक राजनीतिक दल जो विपक्ष में रहता है वो इस प्रकार की बातें करता है कि देखो अगर हम सत्ता में आए तो ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। पर आप सत्ता में रहते हुए बोल रहे हैं कि आप फिर से आए तो हम ये कर देंगे। ये जरा अचरज पैदा करता है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है अभी बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जी। गंगा जल के बारे में बोला। हिमांशु जी, आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, और आज इनके लिए साबित होगा। इन्होंने गंगा जल की कसम की बात कही, और उन्होंने कहा उस गंगा जल की कसम में भूपेश बघेल जी भी थे वहां पे। तो जनाब, मैं आपको बता दूं, वो जब कसम खाई जा रही थी उसमें मैं स्वयं थी, मैंने अपने हाथ में गंगा जल लिया था। पहली बात। दूसरी बात, वहां पर भूपेश बघेल जी मौजूद नहीं थे। तीसरी बात, हाथ में गंगा जल लेके हमने ये वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे सरकार बनने के महज 10 दिन के भीतर। और गंगा जल कितना महत्व रखता है हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, उसको हमने करके दिखाया। जैसे ही भूपेश बघेल जी ने ओथ लिया, उसके महज कुछ घंटों के भीतर हमने किसानों का कर्ज माफ किया। आपकी तरह नहीं कि गंगा जल के नाम पे झूठ बोलते हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से हिमांशु जी, मैंने पहले भी, डॉक्टर रमन सिंह ने कुछ दिन पहले ये झूठ बोला था कि राहुल जी ने और भूपेश बघेल जी में हाथ में गीता लेकर, उन्होंने तो एक और बढ़ा दिया था कि हाथ में भगवत गीता लेकर और गंगा जल लेकर शराबबंदी की कसम खाई थी। मैंने तब भी उनको दिया था, और आज इनके प्रवक्ता को भी ये चैलेंज देती हूं। मैं यहां पे बतौर आपके चैनल पे ये चैलेंज देती हूं, और उम्मीद करती हूं ये सबूत दिखाएंगे। अगर वो भूपेश बघेल जी की एक भी फोटो या एक भी कोई दिखा दे वीडियो, या एक वीडियो दिखा दे कि हमने उस मंच से शराबबंदी की कसम खाई थी, तो मैं आपके चैनल पे आज कहती हूं मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। लेकिन अगर ये नहीं दिखा पाए तो ये पूरे सनातन समाज से, हिंदू समाज से, हर हिंदू धर्म के उपासक से हाथ जोड़ के माफी मांगे कि हम सिर्फ धर्म के नाम पे आपको ठगने का काम करते हैं। राधिका जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, मैं एक बीच में जानना चाहूंगा भाई, कुल मिला के गंगा की कसम आपने केवल कर्ज माफी के संदर्भ में खाई, लेकिन मेरा सवाल आपसे थोड़ा इससे दीगर है। भाई, जन घोषणा पत्र था, उस जन घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा था, तो क्या अब हम ये माने कि आप जैसा पुराना राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि सबसे पुराना राजनीतिक दल अगर घोषणा पत्र में कोई बात लिखता है तो केवल उस बात पर एतबार करोगे, उसका पालन होगा जिसमें गंगा जल की कसम खाई जाएगी, बाकी बातों के संदर्भ में एतबार ना करें? भाई, घोषणा पत्र में अगर कोई बात लिखी गई तो उसके साथ गंगा जल की कसम के आधार पर ही ये माना जाएगा, उसमें भरोसा होगा। हमने प्रेस वार्ता करी थी हिमांशु जी, हमने सिर्फ और सिर्फ कर्ज माफी के ऊपर करी थी और किसानों के मुद्दे पे करी थी। आप भी जानते हैं हर बार अलग अलग मुद्दों पे प्रेस वार्ता होती है, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रेस वार्ता करी थी, जैसे आप एक टॉपिक के ऊपर डिबेट करते हैं। अब बात आती है हमने वादे जो किए, 36 वादे हमने किए थे, जिसमें से 34 हमने 34 पूरे करे, और इस पे स्टैंप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार करती है, जब 5 साल में हमें 60 से अधिक पुरस्कार वो देती है। तो ये खुद इनके प्रवक्ता और इनके नेता यहाँ पे रोज मोदी जी को झूठा साबित करते हैं। दूसरी बात, आपने कहा शराबबंदी बहुत अहम मुद्दा है। आपको याद होगा कोरोना काल में, और ये भूपेश बघेल जी अक्सर बताते हैं बात, मैंने भी पढ़ा है, कोरोना काल में जब शराब बिल्कुल नहीं मिल रही थी, सब घर के अंदर बंद थे पूरे देश में, तो यहाँ पे ऐसे भी किस्से आए थे कि शराबबंदी ना मिलने की वजह से लोगों ने अलग अलग तरीके, किसी ने थिनर पिया, किसी ने कोई तरीके की अलग अलग चीज पी नशा करने के लिए। तो जब आप एक योजना लेकर आते हैं या एक वादा करते हैं, और जब कोरोना जो चीज हुई वो किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि ऐसा विश्व में कभी कुछ होगा, तो वो जब चीज एक ऐसी अदृश्य चीज आई और ऐसी एक हालात आए तो सामने बहुत सारी कठिनाई आई। तो हमने देखा कि अगर हम मोदी जी जैसे हिटलर शाही अपने फैसले लेकर आते हैं, नोटबंदी हो, जीएसटी लागू करना हो, 3 काले कानून हो, तो ये नहीं सोचते कि कितनी मौतें और क्या क्या हुआ, कितनी शहादत देश ने देखी उस समय। तो अब अगर हम एकदम से शराबबंदी लेकर आते हैं, और एक हमने एग्जाम्पल देख लिया, हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि हमें
वो देखने को मिला कि एकदम से अगर कोई चीज बंद होती है तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो हमारी सरकार का अहम फैसला है कि हमने पूर्ण नशाबंदी की तरफ चलना है। किस तरीके से, और आप भी जानते हैं, मुझसे अधिक बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज है जहां पे शराबबंदी करना मुश्किल है, लेकिन उनको पंचायती राज का सिस्टम ऐसी सुविधा देता है कि वो चाहे तो वहां पे अभी शराबबंदी कर सकते हैं, उनके पास ये पूरा विकल्प है करने का। अब आती है बात नशा मुक्ति। हम चाहते हैं कि कोई भी तरीके का नशा ना हो, कि एकदम से लोग किसी और चीज पे डिपेंडेंट ना हो जाए। तो धीरे धीरे से कैसे समाज को साथ लेकर, ये एक सामाजिक बुराई है जिससे हमको छुटकारा पाना है, वो है नशा। तो कैसे नशा मुक्ति हो, छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। और मैं बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ, 15 साल आप लोगों की सरकार थी, आपने शराब मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए कुछ नहीं किया। रमन सिंह जी ने तो इतना तक कहा था, मैं शराबबंदी करूंगा चाहे हार जाऊं, मैं शराबबंदी करूंगा, मैं शराब भी नहीं बांटूंगा। और अपने विधायक दल की बैठक में कहा था, न्यूज क्लिपिंग्स है उसकी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल जिनकी सरकार रही और उन्होंने इस एरिया में एक कदम नहीं उठाया, तो उनके पास नैतिक अधिकार नहीं है। 2.5 साल हमारे 5 साल की सरकार में से कोरोना काल में बीत गए, और उसमें जो समस्या आई उसको देख के, उनको जूझते हुए कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को तकलीफ ना आए, कैसे वो नशा मुक्ति की ओर जाए, ताकि ये जो एक ईवल है सोसाइटी का, उससे कैसे छुटकारा पाए। और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इस नशा के ईवल को सोसाइटी से हटाने। मैं राधिका जी बीच में हस्तक्षेप कर जाऊंगा। एक तो क्या है, मेरा विषयांतर हो जा रहा है। मैं जाना चाहता हूं प्रियंका गांधी जी के द्वारा की गई घोषणाओं पर, इस बार की घोषणाओं पर। हम उलझ गए पिछली घोषणाओं पर मैं एक सवाल के साथ में इससे आगे बढ़ जाऊंगा और केवल इतना जानना चाहता हूं कि भाई, हम लोग ऐसा मानते हैं कि भूपेश बघेल प्रशासनिक दृष्टि से बड़े सक्षम मुख्यमंत्री हैं, पर आपने बड़ी उलझन बताई कि देखो एकदम से नशा बंदी करने से ये दिक्कत है, शराबबंदी करने से ये दिक्कत है। अब उलझन ये है कि आपके सहयोग से सरकार चल रही है बिहार में, उस सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार। तो क्या माने कि नीतीश कुमार प्रशासनिक दृष्टि से ज्यादा सक्षम मुख्यमंत्री, क्योंकि वो तो सफलतापूर्वक शराबबंदी को लागू किए हुए हैं। भूपेश बघेल जी अभी उतने दक्ष नहीं हुए, थोड़ा समय लगेगा, तब जाके वो शराबबंदी कैसे क्रियान्वित की जाए कर पाएंगे। ऐसा है क्या? हिमांशु जी, हर स्टेट की अलग अलग स्थिति होती है, वहाँ के कल्चर अलग अलग होते हैं। हर स्टेट में लोगों का खान पीन तक अलग होता है। हर कुछ किलोमीटर में तो भाषा और पानी बदल जाता है। तो बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, तीनों जगह में बहुत अंतर। और मैं गुजरात की प्रभारी रही हूँ बहुत अधिक समय तक, और वहां पे मैं बहुत समय रही हूँ। आपको पता है वहां पे तो पूर्ण शराबबंदी है। मोदी जी के गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 20 सालों से है। और आपको पता है वहां पे जैसे ही आप 40 साल के होते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, बहुत जिम्मेदारी से बता रही हूँ, वहां पे डॉक्टर सर्टिफिकेट देते हैं और ये लिखा जाता है कि यहाँ इस व्यक्ति को शराब पीना मेडिकल रीजंस के लिए जरूरी है। मुझे आज तक ये ऐसी मेडिकल साइंस समझ नहीं आई जो गुजरात में होती है, जहां पे एक डॉक्टर ये लिख के देता है कि मेडिकल रीजंस की वजह से आपको शराब पीने की जरूरत है, जबकि किसी भी आप डॉक्टर के पास चले जाओ, वो ये बताएगा शराब तो किसी भी मात्रा में ठीक नहीं। राधिका जी की बात तो एकदम ठीक है, पर अगर राधिका जी ने ये ज्ञान 2018 में कांग्रेस की यहाँ के नेताओं को दे दिया होता ना, तो ऐसे सवालों से राधिका जी को और बाकी कांग्रेस को रूबरू ना होना पड़ता। थोड़ी सी देरी हो गई, पर बहरहाल अपन अभी की घोषणाओं पे आते हैं। और मेरा सवाल ये था राधिका जी, भाई आप वो घोषणाएं कर रहे हैं जिनके संदर्भ में मेरा ये सवाल था कि भाई जो सत्ता में ना हो वो ये कहे कि हम आएंगे तो ये करेंगे। आप तो सत्ता में तो इंतजार किस बात का कर रहे थे? अब 2018 तक के वाहन मालिकों के 726 करोड़ रुपए जो टैक्स के बकाया उसे हम माफ कर देंगे। अरे आप सत्ता में हैं 2018 तक, तो 5 साल तक क्या करते रहे? ये सवाल जहन में आता है। राधिका जी से हमें उत्तर मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है। 500 रुपए हम सब्सिडी देंगे बहनों को, पर भाई सिलेंडर तो अभी भी महंगा है, तो अभी क्यों नहीं मिल रही थी? इसमें क्या उलझन थी? इसे समझना चाहते हैं। तो थोड़ा राधिका जी ये बताइए कि क्या सत्ता में आने को लेकर कोई अंदेशा हो गया है, कोई आपको संशय दिखाई दे रहा है कि हमारी सत्ता बचेगी या नहीं बचेगी, इसलिए ऐसी घोषणाओं का आसरा लेना पड़ रहा है, या कोई और बात है? देखिए, जब 2018 में हम सरकार में जीत के आए थे, तो एक 15 साल के कुशासन के बाद सरकार हमें मिली थी। जो बड़े बड़े स्कैम, पीडीएस घोटाला, चिट फंड घोटाला, डीके हॉस्पिटल का घोटाला, डीएमएफ स्कैम करने वाले ओपी चौधरी को भी जो लड़े थे चुनाव, कोई जगह नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। ऐसे हालात थे छत्तीसगढ़ में, चाहे सीएम मैडम हो नान डायरी की, चाहे यहाँ का पैसा पनामा में जाना हो। और बहुत दुख की बात थी कि छत्तीसगढ़ को विश्व पटल पे अगर नाक नीची करनी पड़ी तो वो रमन सिंह की वजह, और अभिषेक सिंह, जो नवाज शरीफ छत्तीसगढ़ के मैं
कहूंगी उनकी वजह से करनी पड़ी। तो हमारे पास जो प्रदेश आया बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, और उसमें से 2.5 साल, पिछले 5 साल में जैसे हम जानते हैं पूरे विश्व में डिफिकल्टी वाला पीरियड था जो था कोरोना काल। कोरोना काल होने के बावजूद भी 36 में से 34 हमने वादे पूरे करे। और मैं दिल्ली से आती हूं, और दिल्ली में अगर आप कोरोना के समय आ जाते ना हिमांशु जी, सड़क पे लाशें थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे। हमने हर घर में कम से कम 1 से 2 लोग अपने परिवार के जन खोए। और वो दिल्ली जहां पे खुद मोदी जी और अमित शाह साहब रहते हैं और खुद केंद्र है, केंद्र शासित है, तो बहुत ही अफसोस था। और यहाँ पे वो आपको देखने को नहीं मिला। भगवान का शुक्र है, कौशल्या माता और राम जी की कृपा रही। अब आती है बात, हमें ये क्यों करना पड़ा। हमने पिछले चुनाव में अपना रोड मैप बताया कि हम इन 5 साल में ये करेंगे। जब हम सरकार में आते हैं बहुत चीजें पता चलती है कि रमन सिंह जी ने किस तरीके से प्रदेश को पीछे ले जाने का काम, स्कूल बंद करने से लेकर कहां घोटाला, कहां पैसों की कमी थी, क्या क्या इश्यूज आ रहे थे। जब हम सरकार चलाएंगे तभी तो वो उजागर होंगे, क्योंकि जब आप जानेंगे, देखेंगे किताबों में क्या हो रहा है, तब पता चला। तो जो हमें कमियां लगी कि हमें इन 5 साल में आगे जाके करनी चाहिए, जैसे मैं कहा 2.5 साल तो सब कुछ बंद था, और हमारी प्राथमिकता क्या थी कि छत्तीसगढ़ के लोगों को कोरोना के समय में कैसे सेफ रखना है, कैसे उनको अपने घरों में आरामदेह वो रहे, कि उनको ऑक्सीजन के लिए ना तरसना पड़े, बिस्तर के लिए ना तरसना पड़े, हॉस्पिटल में किस तरीके से यहाँ पे कोरोना फैले ना, किस तरीके से यहाँ पे मेडिसिन महंगी ना हो। वहां दिल्ली में एक क्रोसिन की एक गोली 100 रुपए से ज्यादा की मिलती थी, इतनी कालेबाजारी थी। वो सब छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं झेलना पड़ा। तो हमारी प्राथमिकता यहाँ पे उस समय ये थी। अब तो देखिए करीबन 2.5 साल मैं कहूंगी कि हमें सरकार चलाने का मौका मिला, और उसमें जो और सारा पैसा उन कोरोना काल में चीजों के लिए खर्च हुआ। तो अब आने वाली क्या समस्याएं, सरकार को क्या लगता है कि जो चीजें रह गई, तो हमने आगे का प्लान दिया हर 5 साल कि हम क्या करेंगे और वादे पूरे करने का। हम ऐसे नहीं है कि एक सिर्फ वादा करें और छोड़ दें। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना, जैसे आपने कहा, मैनिफेस्टो नहीं लेकर आया। वो इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस सारी घोषणाएं निकाले और फिर हम कॉपी करें, नकल करें। लेकिन हिमांशु जी, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ये तब भी नकल नहीं कर पाएंगे। आज तक ये नहीं बता पा रहे। देखिए चुनाव आ गया, बड़ी बड़ी बातें करी थी, हमने टिकट अनाउंस कर दी। अब देखिएगा भूपेश बघेल जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये घोषणा इनके हर प्रवक्ता करते थे और नेशनल चैनल पे आके करते थे। आप यहाँ के रीजनल छोड़िए, जब इनकी पहली टिकट लिस्ट आई थी, हर नेशनल चैनल पे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने आके कहा था हम चैलेंज करते हैं कि भूपेश बघेल जी चुनाव नहीं लड़ेंगे यहाँ से। क्या हुआ? भर दिया जी नामांकन। एक और आपकी जो जुमले देने की बात थी और ये सोच थी, सब खत्म हो गई। तो इसीलिए आप पहले भारतीय जनता पार्टी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, अरे डर किस बात का है, लाइए घोषणा पत्र। हम जानते हैं डर किस बात का, लाइए अपना घोषणा पत्र, ये कहना है। पर रुद्र अवस्थी जी मेरे साथ में है, तटस्थ राय देने के लिए आऊंगा। रजनी जी आपके पास में अभी है मेरे पास समय आपकी बात सुनने के लिए। पर रुद्र जी आपसे जानना चाहूंगा, राधिका जी की दलील ये है कि भाई 2.5 साल कोरोना में चले गए, 2.5 साल ही काम करने को मिला, अब आगे का रोड मैप है, इसलिए हम ये घोषणाएं कर रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से, या आपको लगता है भाजपा ने मामला जरा कठिन कर दिया है, उस कठिन को सरल करना है, इसलिए कुछ ऐसे औजारों का इस्तेमाल फिर से करना है, इसलिए कर्ज माफी फिर लेकर आनी है, टैक्स माफ भी करना है, 20 क्विंटल खरीद भी करनी है। क्या कहते हैं रुद्र जी? सर अभी तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है जी। क्रिकेट की एक खासियत है कि इसमें एक बात कही जाती है अक्सर कि ये पिच किसके माफिक है, ये पिच में कौन सही खेल सकेगा। इसलिए ये लोग कहते हैं अक्सर कि भाई अब ये इनकी पिच है और ये खेल अच्छा कर पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि अपने हिसाब से पिच बनाने की जो तैयारी है उसको कांग्रेस अभी ही नहीं, आप देखेंगे चुनाव के पहले से ही इनकी जो तैयारी थी वो इसी तरह से लग रही थी कि देश की राजनीति में बीजेपी पिच बनाती है और लोग उसके अनुसार बाकी पार्टियां खेलती हैं। यहां कांग्रेस इस तरह की पिच बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें बाकी पार्टियां, प्रमुख रूप से भाजपा है, वो उसको खेलना पड़े। वो खेल पाएगी या नहीं खेल पाएगी ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये चुनाव के मुद्दों को लेकर जिस तरह की घोषणाएं लगातार हो रही हैं, उससे लग रहा है कि एक अगर ये डिफेंस है तो ये ऑफेंस भी है कांग्रेस की तरफ से कि ये जो मुद्दे सामने रख रहे हैं, जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, यहाँ भावनात्मक मुद्दों का असर नहीं होगा और हम जो बात कह रहे हैं उसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर आबादी का हिस्सा है वो धान की बात, किसान की बात तो चुनाव की शुरुआत से लगातार हो रही है। और कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात करके उसको और किसानों के करीब ला दिया, ऐसा दिख रहा था।
जी। आज जो इनकी प्रियंका गांधी की सभा हुई है उसमें जो घोषणाएं हुई हैं उसमें वो महिलाओं के लिए भी बात करके गए हैं, वो इलाज को लेके जो आकस्मिक जो चिकित्सा की सुविधा की बात हुई है, इस तरह की जो अलग, और बिजली खास करके जो बिजली की जो 200 यूनिट तक जो बिजली मुफ्त की बात हुई है, ये शहरी क्षेत्रों को भी जोड़ने का इसमें प्रयास दिखाई दे रहा है। अब प्रमुख जो बात लगती है कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र आना है वो इसके जवाब में क्या बात रखने वाली है। दरअसल सारे लोगों का इंतजार इसी बात पर है। तो रजनी जी वापस आता हूं, कितनी बार लिखोगे वो कितनी बार मिटाओगे? भाई आप घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, अब कांग्रेस लगातार नई घोषणा ले आती है, तो कितनी बार अपने पन्नों को पलटोगे, लिखोगे, मिटाओगे? ऐसा तो किसी आशिक के साथ भी नहीं होता है कि बार बार खत लिखता है वो मिटाता है, जैसी आपकी स्थिति हो रही है। थोड़ा बताओ ना क्या होगा इसका अंजाम? मैंने उसका जवाब दिया है हिमांशु जी। मैं पहला थोड़ा सा हमारी जो मोहतरमा दिल्ली से आई हुए हैं प्रवक्ता जी राधिका जी, शुरुआत किया था कि अर्ध ज्ञान अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान नहीं रहता जी, तो इनका जो ज्ञान है वो तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी है जी और अंतर्ज्ञानी भी है। दोनों इनके ज्ञान से मेरे को लगा जी कि 2018 में इन्होंने घोषणा किया था कि शराबबंदी हम करेंगे। इनको मालूम था कि 2020 में कोरोना आने वाला है, इसलिए इन्होंने शराबबंदी नहीं किया। अच्छा, और ज्ञान की बात कि यहाँ पर 4-5 लोग बिलासपुर जिला में हुआ था घटना, कुछ करके कुछ एक कोई करके जिनका देहांत हुआ था, उसको कोर्ट किए, उनको कोर्ट की किसके कारण हम नहीं कर रहे हैं। और गुजरात में इनको आश्चर्य हो रहा है, कोई डॉक्टर लिख के दे देता है कि फिजिकली इनको जरूरत है, इनको आश्चर्य होता है, आज तक पता नहीं कैसे हो रहा है। अच्छा, इन्होंने तो पूरा ज्ञान घोषणा पत्र में आपका विषय में बोला ही नहीं, क्योंकि बोलने के लिए कुछ है नहीं। बोलेंगे छत्तीसगढ़ की जनता दिख रही है। थोड़ा सा आंकड़ा इनको भी दे देता हूं, इनको नहीं मालूम होगा तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लें कि पॉपुलेशन कितना है और इनको डेथ कितना हुआ है, इसको थोड़ा बता दें कोरोना काल में। और जो परिवार पीड़ित है उनको क्या ये मदद की छत्तीसगढ़ सरकार, इसको बता दे। दिल्ली में तो आपकी मिली जुली सरकार है, आपकी सहयोगी सरकार है, उसको करिए ना। और ये तथ्य ये खुद मान रही हैं कि जहां जहां विपक्ष की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। अरे रजनी जी मुद्दे पर आओ ना सर, ये तो इनका तो सारा काम बेकार है, आपकी बात मान ली। आप क्या करने जा रहे हो ये तो बताओ ना रजनी जी, कुछ पता चल रहा है आपको कि क्या करने जा रहे हैं, या आप भी हमारे वाली हालत में हो कि पता ही करना चाह रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं? नहीं हिमांशु जी, थोड़ा सा जवाब देना जरूरी रहता है। जब विषय से भटक जाते हैं ना, इनको बताना पड़ता है कि मोदी जी ने विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया। थोड़ा आंकड़ा और दे देता हूं, ज्ञानवान है, 78 देश हैं, यूरोपियन, राधिका, अमेरिकन। आप राधिका जी की बात को कुछ ज्यादा दिल से ले लिया, आप ये मेहमान है भाई, आपके छत्तीसगढ़ में आई हुई है। रजनी जी इतना भी क्या नाराजगी, थोड़ा इतना तो गुंजाइश कीजिए। आपके चैनल के साथ एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं जी कि ये 3 चीजों का, यूरोपियन देश, लैटिन अमेरिकन, 78 देश, 78 देश, जिनका पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ है। भारत जैसे देश जिसका 130 से 140 करोड़ पॉपुलेशन है, डेथ तो देखेंगे तो 45 लाख जो लगभग डेथ है उन 78 देशों में हुआ है, जहां 78 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति काम कर रहे हैं, जहां पर विश्व की सर्वाधिक चिकित्सा सुविधा है। और भारत जैसे देश में कितना हुआ, इनको छत्तीसगढ़ का भी ज्ञान कर लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में डेथ कितना हुआ है। उसके बाद बात करें कि कोरोना काल वो वैश्विक महामारी थी, सब जानते हैं, बहानाबाजी नहीं चलेगी। और आपने कहा हिमांशु जी कि आपकी घोषणा पत्र कब आएगा। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति मैंने पहले कहा, उसमें लगभग अंतिम दौर की काम कर चुकी है, जो मेरे को जानकारी है। और आने वाले समय में हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा आप सबके बीच में सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। इनके जैसे टुकड़े टुकड़े में नहीं किया जाएगा, भाई कुछ बोले, बहन कुछ बोले, और हमारी दीदी बोली कि गंगा जल कसम मैं खाई थी, फिर किसानों के कर्जा माफ के लिए। तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने सिद्ध भी कर दिया कि भूपेश बघेल जी नहीं खाए थे, टीएस बाबा नहीं खाए थे, उन्होंने नहीं कहा था, हम लोग कसम खाए थे, चले गए थे, फिर आए हैं चुनाव में। वैसे ही उन लोग भी कसम खा के जाएंगे, कोई नहीं मानने वाला है। ये तो खुद मान रही है ना कि मैं कसम खा गई थी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। रजनी कहना है कि हमारे वरिष्ठ नेता बताएंगे
जल्द समय आने पर हम घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो अब राधिका जी, दिक्कत तो आपके द्वारा दी जा रही है। देखो, आप अपनी घोषणाओं के सिलसिले को कब बंद कर रहे हो, थोड़ा इसके विषय में रोशनी दो। क्या आपकी घोषणाएं बंद हों तो भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करे? ये रोज ये जो एक घोषणाओं का मामला है, इसे कब रोकना चाह रहे हो आप? जी, ये तो चलता रहेगा। जब कांग्रेस की दोबारा सरकार आएगी तब भी चलता रहेगा, क्योंकि हम प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ की सेवा करने के लिए। हम डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की तरह 15 साल यहाँ राज और कुशासन नहीं करने आए थे। हम यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने आए हैं। और यहाँ पे मेरे ज्ञान की बात हो रही थी, अच्छी बात है, मैं आई हूँ तो इन्होंने नेशनल आंकड़े गिनाने, इंटरनेशनल आंकड़े गिनाने शुरू हुए। लेकिन वापस बात छत्तीसगढ़ पे आते हैं। 2013 में 56 लाख परिवार थे, लेकिन रमन सिंह जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 72 लाख राशन कार्ड बनाने का काम किया। ये एक्स्ट्रा जो 16 लाख लोग थे वो कौन थे, वो क्यों बनाए गए थे? अगर मेरे को नहीं पता छत्तीसगढ़ का, आपको तो पता था कितने परिवार हैं, फिर भी आपने 16 लाख राशन कार्ड जो एक्स्ट्रा बनाए वो लोग कौन थे, कहां गए, आज कहां हैं और किस रीजन से बनाए थे? वहां पे आपने जनता को ठगने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए, और उसका पैसा पनामा भेजा, नागपुर भेजा कि लखनऊ राजनाथ सिंह के पास भेजा। दूसरी बात, इन्होंने शुरुआत में ट्राइबल महिलाओं की करी थी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में ट्राइबल महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। तो मैंने गिना दूं, सबसे पहली बात, भानु प्रतापपुर में जो उपचुनाव हुआ था, उनके जो नेता थे, नेताम, जो उनको इन्होंने टिकट दी थी, वो पॉक्सो अक्यूज थे। फिर इनके नेता प्रतिपक्ष के बेटे, उन्होंने एक ट्राइबल महिला के साथ बलात्कार किया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष आरंग, उनके बेटे भी एक महिला और वो ट्राइबल महिला का बलात्कार करने के लिए आरोपी है। मेंशन कर दूं, इनकी चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी की आपने यहाँ पे ट्रेनिंग देती है कि किस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न किया। भानु प्रतापपुर का जो बाई इलेक्शन था वो ज्यादा पहले का नहीं है। आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और किस मुंह से आपने पॉक्सो अक्यूज्ड आदमी को टिकट दे दी? और आप बात करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारे सिर्फ खोखले वादे हैं। 4 उपचुनाव हुए हैं हमारी सरकार बनने के बाद, और उन चारों चुनाव में हमने भारी बहुमत से सीटें जीती है। तो 4 बार पिछले 5 साल में प्रदेश की जनता ने हमारे किए हुए काम के ऊपर स्टैंप लगाया है। केंद्र की सरकार ने 60 से अधिक अवार्ड देके स्टैंप लगाए हैं। महामहिम जब हमारे प्रदेश में आई कुछ समय पहले, तो उन्होंने कहा सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़, या सबसे बढ़िया प्रदेश छत्तीसगढ़, और सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। जब देश की प्रथम सिटीजन हमारी महामहिम ने स्टैंप लगा दिया, केंद्र की सरकार ने 60 अवार्ड दे दिए, आप लोगों को जनता ने यहां जवाब दे दिया 4 उपचुनाव में। तो ये जो आप आंकड़े फर्जी यहाँ पे बार बार गिना रहे हैं, जैसे गंगा जल के नाम पे झूठ बोलते हैं, प्रदेश की जनता आपके आर पार देख रही है। अच्छा राधिका जी, मैं दो बातें आपको कहना चाहता हूं, एक सवाल और एक जानकारी। एक जो नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में आपने बात की, उसके संदर्भ में थोड़ा जानकारी में इजाफा कर दूं कि नेता प्रतिपक्ष के बेटे पर जो रेप का आरोप लगा था वो कोर्ट ने खारिज कर दिया है, वो बाकायदा दोषमुक्त हो गए, केवल आपकी जानकारी के लिए। पर मेरा दूसरा सवाल थोड़ा उससे उलट है। आपने बताया कि देश के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अशोक गहलोत को कैसा लग रहा होगा राधिका जी आपकी इस टिप्पणी के बाद? क्यों बुरा लगेगा? हम लोग एक ही परिवार है, कांग्रेस परिवार है, तो इसमें क्या हो गया? एक अब परिवार में अगर एक भाई दूसरे भाई से ज्यादा पैसे कमा ले, या एक भाई दूसरे भाई से ज्यादा नंबर ले आए, तो एक भाई परेशान हो जाता है क्या? आपके भी भाई होंगे, मेरे भी भाई बहन है, हम तो अपने भाई बहन के आगे जाने पे खुश होते हैं। कांग्रेस एक परिवार है, अगर एक परिवार का सदस्य आगे जा रहा है, आगे बड़ा आदमी बन रहा है, या आगे उनके कोई आगे किसी चीज में प्रोग्रेस हो रही है, तो दूसरा भाई क्यों परेशान होगा? हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मैं फिर बोलूंगी, हम वो पार्टी नहीं है जहां पे रात के अंधेरे में अमित शाह साहब आते हैं, टिकट देकर जाते हैं, और अगले दिन सुबह प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी के पोस्टर के ऊपर कालक पोत दी जाती है। हम वो पार्टी नहीं है जहां मोदी जी यहां आए थे एक बार ऑब्जर्वर बनके, और उनको ऐसी ही टेबल के नीचे छुपना पड़ा था, क्योंकि यहाँ के रायपुर के ही शायद वो एमएलए हैं जो बनना चाहते थे नेता प्रतिपक्ष, लेकिन जो दूसरे जिनके ऊपर मोदी जी विश्वास कर रहे थे, जो आज कांग्रेस में आ गए हैं, उनको बनाने के चक्कर में मोदी जी को, आपको याद है ना, सबको पता है वो कहानी। मैं तो यहाँ की नहीं हूं, फिर भी मुझे पता है, छत्तीसगढ़ के एक एक बच्चे को पता है कैसे आप लोगों ने मोदी जी को टेबल के नीचे धकेल दिया था। तो हम वैसा परिवार नहीं है। हमारा क्या बताया राधिका जी, आपने अमित शाह के द्वारा रात के अंधेरे में टिकट और सुबह अरुण साहब का देखा, क्या करें, आप पड़ोसी राज्य पर दृष्टि नहीं डाल रही हैं। थोड़ा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की स्थिति पर आपकी दृष्टि डलेगी तो शायद आपको अपनी पार्टी के संदर्भ में भी विचार करना पड़ जाए राधिका जी। पर हम आखिरी टिप्पणी पर आते हैं और रुद्र अवस्थी जी के पास में चलते हैं। रुद्र अवस्थी जी, कुल मिला के विषय था घोषणा पत्र। कांग्रेस को भी अपना घोषणा पत्र लाना है, वो भी अभी आया नहीं है, पर घोषणाओं का सिलसिला जारी है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो प्रदेश के हैं, उनके हिस्से में इंतजार है। ये इंतजार कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा, ये सवाल है, क्योंकि चुनाव लगातार आगे बढ़ रहा है।
मैंने इसे शुरुआत में ही ये बात कही थी कि ये अपने हिसाब से पिच बनाने की तैयारी है, और ये अगर देखें इन घोषणाओं को लेकर तो इनकी चर्चा जो लोगों के बीच शुरू हो रही है जी, इसका जवाब चूंकि अभी तक जब भी आएगा, हो सकता है बीजेपी की ओर से इससे और बेहतर कोई जवाब पेश किया जाए, ये बीजेपी के लोग भी दावा कर रहे हैं और लोग भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें जो लोगों के बीच चर्चा तो इन्हीं मुद्दों की बन रही है जिन मुद्दों को कांग्रेस की ओर से घोषणाएं की जा रही है, चाहे वो किसानों को लेकर हो, आज बिजली को लेकर हो, या सिलेंडर को लेकर हो, या और भी जो दूसरी घोषणाएं हो रही है। तो इसमें अगर ये देखा जाए कि अगर देरी हो रही है तो इसका असर तो निश्चित रूप से चुनाव में एक माहौल बनने पर तो पड़ेगा ही। तो कुल मिला के मर्म की बात यह है कि खेल का परिणाम क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, पर खेल जिस पिच पर खेला जाना है उसको अपने अनुरूप करने में कांग्रेस सफल हो रही है। रजनी जी थोड़ा विचार कीजिए, नाराज तो बाद में भी हो लेंगे, पर अभी मैच जीतने के संदर्भ में कुछ कोशिश कीजिए। पिच आपके अनुसार नहीं बन रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, चिंता का विषय है ना। तो कुल मिलाकर देखें ये खेल जो चल रहा है किस मोड़ पर जाता है, पर इतना तय है कि खेल दिलचस्प होने वाला है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज की इस चुनावी चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, सादा पड़ा।